हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में, बहुत खास वीडियो में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपका एपीआई स्कोर बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टेट्स में इंटरव्यू के थ्रू, कुछ स्टेट में जैसे हरियाणा है तो यहाँ पर आपको रिटन एग्ज़ाम के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू तब जाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किया जाता है, जिसमें आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स अच्छा होना, बेहतर होना बाकी के कंपैरिजन में बहुत ज़रूरी है। और आप अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां से आप अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को बढ़ा सकते हैं, ये अगर आपको आपके ग्रेजुएशन से ही मालूम रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में ये चीज़ बहुत प्रचलित होती है कि जेआरएफ हो जाए बस आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ जेआरएफ होना वो एक क्राइटेरिया है बहुत सारे क्राइटेरियाज में से। जब आप एक्चुअल फील्ड में जाते हैं, एक्चुअल फील्ड का मतलब है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, तब आपको मालूम पड़ता है कि मेरे पास तो ये क्राइटेरिया भी नहीं है, मैं इस चीज़ को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने इस चीज़ पर भी ध्यान नहीं दिया। तब जाके मालूम पड़ता है कि मैं कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकता था, कहाँ कहाँ पर मेरा स्कोप था इम्प्रूवमेंट करने का, जिनको मैं कर सकता था या कर सकती थी। तो अगर यही चीज़ें आपको ग्रेजुएशन के टाइम पता लग जाएं, जो कि सबसे सही टाइम है, अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सोचा है तो ग्रेजुएशन से उसकी प्रिपरेशन की शुरुआत होती है। सिर्फ सिलेबस पढ़ लेना या यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर कर लेना ये इस बात का मानदंड नहीं होता है कि आपको जल्द से जल्द जो आप चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का पद वो मिल जाएगा। इसके लिए कुछ और क्राइटेरियाज भी हैं जो आपको ध्यान देने होंगे। और आज हम जो ये गैजेट ऑफ इंडिया है, भारत का राजपत्र, ठीक है, जो कि 2018 में आया था, जो कि हमें बताता है जुलाई 2018 में, जो कि हमें बताता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। साथ ही जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है आप उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी बात है, जिसके लिए हम ये सेशन कर रहे हैं कि आप अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कैसे बढ़ाएंगे, कहाँ कहाँ से बढ़ा सकते हैं, क्या क्या स्कोप है। तो देखिए, इन चीज़ों को आपको हल्का फुल्का शायद हो सकता है कि मालूम हो, लेकिन एग्जैक्टली आज आप इस वीडियो के थ्रू समझने वाले हैं। इसमें सबसे पहले देखिए, हम देखेंगे ये शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है जो स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं। तो कहाँ कहाँ से आप अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इंक्रीज कर सकते हैं। ग्रेजुएशन से, 10th और 12th यहाँ पर काउंट नहीं होता है तो उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% से ऊपर है मार्क्स, 80% या उससे ऊपर, तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे एपीआई स्कोर में। अगर आपके 60 to 80% के बीच में है तो आपको 13 नंबर मिलेंगे, 13 नंबर। अगर आपके 55% से कम है, 60 से ज़्यादा है, मतलब 55 और 60 के बीच में है, तो आपको 10 नंबर एपीआई का मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके 45 से कम, 55% से ज़्यादा है, इस बीच में है, तो आपको 5%, 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। हमारा ध्यान जनरली किस चीज़ पर होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ध्यान इस चीज़ पर होता है कि फटाफट से जेआरएफ क्लियर करना है, फटाफट से जेआरएफ क्लियर करना है। और जेआरएफ के चक्कर में काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन को थोड़ा सा इग्नोर करने लगते हैं, उसके सिलेबस को, जो बाकी सब्जेक्ट हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप प्रिपरेशन कीजिए, हल्का फुल्का यहाँ से शुरुआत कर दीजिए, लेकिन आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस सॉरी अगर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स अच्छा होगा, ग्रेजुएशन में मार्क्स आपके अच्छे होंगे, 80% या 60 to 80, 61% भी होगा तो भी आपको 13 मार्क्स ही मिलेगा। 65 होगा, 67 होगा, 70 होगा, 75, मतलब 60 to 80% के बीच में आपको 13 मार्क्स मिलेगा। और 60 to 80 के बीच में मार्क्स लेकर आना ये बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 80% तो बहुत कम ही स्टूडेंट ला पाएंगे, तो ये तो कॉमन है ना, आप 60 to 80% के बीच में ला सकते हैं। और इसके लिए अगर आप ग्रेजुएशन से मेहनत करेंगे
तो एक तो आपका सिलेबस भी साइड बाय साइड यूजीसी नेट का प्रिपेयर होता चला जाएगा और आपका एपीआई में भी ये हेल्प करेगी। हम अगर एक मीडियम लेकर के चलें, हम बिल्कुल ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा उससे कम अच्छा बिल्कुल ना लेकर चलें, हम एक मीडियम लेकर भी चलें तो ये अचीवेबल है। इसको आप आसानी से अचीव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन पे आ जाएं। 80% से ऊपर है 25 मार्क्स, 60 to 80 23, 55% अगर जनरल कैटेगरी में है तो 55% है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको 50% में भी 20 मार्क्स मिलेंगे। 50 से 60% के बीच में, 50 to 60% के बीच में 20 मार्क्स अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, PW में आते हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी में तो 55 to 60% के बीच में 20 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगर आपका एमफिल है 60% से ऊपर मार्क्स है 7 मार्क्स, 55 से 60% के बीच में 5 मार्क्स। लेकिन अगर आपकी पीएचडी है तो आपको 30 मार्क्स मिलेगा। आपने पहले एमफिल किया फिर पीएचडी की, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको इन दोनों का काउंट नंबर ऐड होकर के मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका एमफिल भी है पीएचडी भी है तो दोनों में से एक ही मार्क्स मिलेगा 30। ठीक है, नेट विद जेआरएफ है तो 7 मार्क्स, सिर्फ नेट है 5 मार्क्स। नेट सेट स्लेट जेआरएफ सब है। ठीक है, आपने नेट भी क्वालिफाई किया, सेट भी किया, जाहिर सी बात है फिर जेआरएफ भी हो गया तो आपको 7 मार्क्स ही मिलेगा, सबको कंबाइन होकर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ तक की कहानी है। इसके अलावा अब आ जाइए रिसर्च पेपर पर। ठीक है, इसके अलावा हम आ जाते हैं और रिसर्च पेपर पर। सेट रिसर्च पेपर, अब जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो आपको मैक्सिमम आप 5 रिसर्च पेपर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, 5 रिसर्च पेपर का आप लाभ ले सकते हैं। एक रिसर्च पेपर का आपको 2 मार्क्स मिलता है, 5 रिसर्च पेपर होंगे तो 10 मार्क्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन वो रिसर्च पेपर आपका या तो पीर रिव्यूड रिसर्च पेपर होना चाहिए या फिर यूजीसी की जो लिस्ट है, यूजीसी की जो जर्नल्स की लिस्ट है उसमें वो लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस मैक्सिमम 5 सालों का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस का मार्क्स मिलेगा, हर एक ईयर का 2 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल मिलाकर के 5 दूना 10 मार्क्स आपके यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल स्टेट लेवल के आपके पास अगर कोई अवार्ड है तो मैक्सिमम उसका 3 मार्क्स ही मिलेगा। नेशनल है, इंटरनेशनल है और स्टेट लेवल का 2 है, तो दोनों हैं अगर मैक्सिमम 3 ही मिलेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कैसे करके आपका स्कोर यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर हो सकता है अगर आप ग्रेजुएशन से ध्यान देंगे तो। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर अगर हम देखें, ओके, तो देखिए हम इस जो मध्यम आकार का है या मिडिल लेवल पर है, इसको अगर कंसीडर करते चलें, 13 मार्क्स आपके यहाँ से ऐड हो गए। हमने बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट को कंसीडर नहीं किया जो जिसका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन 80% से ऊपर है या फिर जिसका 55 से नीचे है, ऐसे को हमने नहीं किया। हमने बिल्कुल जो नॉर्मल है, जनरल है, 60 से 80% के बीच में, 60 से 61 भी हो सकता है, 62 63 64 65 70%, ये जो जनरल बातें हैं। 13 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर रहे हैं, 23 पोस्ट ग्रेजुएशन से आप गेन कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं 36। ठीक है, अगर आपकी पीएचडी एमफिल दोनों है, अगर आपकी पीएचडी, जाहिर सी बात है आप पीएचडी करेंगे ही फिर उसके बाद, तो 30 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए। ठीक है, तो ये हो जाते हैं 66। इसके अलावा नेट के बाद जेआरएफ तो क्लियर करना मैंडेटरी है, जेआरएफ तो आपको करना ही है किसी भी हाल में। अगर आपका जेआरएफ है तो 7 मार्क्स आपके यहाँ से ऐड हो गए। ठीक है, और अगर आपने पीएचडी की है तो जाहिर सी बात है कम से कम 2 रिसर्च पेपर तो आपके पब्लिश होंगे ही, तभी आपकी पीएचडी कंप्लीट होगी। तो आपके 3 रिसर्च पेपर आप मान लेते हैं कि आपने 3 रिसर्च पेपर पब्लिश करवा दिए, तो 3 दूना 6 मार्क्स आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। ठीक है, और जब आपका नेट हो जाता है, पीएचडी हो जाती है, पीएचडी के दौरान ही आपने रिसर्च पेपर भी लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है आप इंटरव्यू देते रहेंगे लगातार, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, गेस्ट फैकल्टी के बेसिस पे आपको किसी कॉलेज में जाहिर सी बात है एक असिस्टेंट प्रोफेसर का पद मिल जाएगा।
जिसका टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर आप 3 साल भी वहाँ पढ़ा चुके हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है, 3 साल हम मान के चलते हैं, तो आपके 6 मार्क्स, क्योंकि 1 साल का 2 मार्क्स ऐड होता है, तो 2 मार्क्स आपका 3 दूना 6, 6 मार्क्स आपके यहाँ से ऐड हो जाते हैं। तो ये आप जानते हैं कितना स्कोर हो गया है टोटल? ये टोटल स्कोर हो चुका है 85 मार्क्स। 85 मार्क्स आपके ऐड हो चुके हैं, 85 मार्क्स। 80 ये 85 मार्क्स जो है ये हम बिल्कुल मिडिल लेवल पर लेकर के चले हैं, जब आपका टीचिंग एक्सपीरियंस केवल 3 साल है, जब आपने सिर्फ 3 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। ऐसा स्टूडेंट, ऐसा कैंडिडेट जो कि पीएचडी कंप्लीट कर चुका है, सिर्फ उसके 3 रिसर्च पेपर तो नहीं होंगे। आपको तो रिसर्च पेपर पब्लिश करने 4-5 भी हो सकते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा हो सकता है ना। अवार्ड्स में अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज देखिए अगर आपके 2 मार्क्स यहाँ ऐड होंगे, 2 यहाँ होंगे, 2 और 2 4, लगभग आप 90 तक आराम से पहुँच जाएंगे। मतलब आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो एपीआई है आपका, वो बहुत बेहतर बनेगा, बहुत बढ़िया आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनेगा। लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, धीरे धीरे करके, लेकिन बनेगा बहुत बेहतर। ठीक है, ये वही चीज़ है जो यहाँ पर आपको बताया कि मैक्सिमम पीएचडी और एमफिल दोनों है तो 30 ही मिलेगा। नेट जेआरएफ सेट सब है तो आपको मैक्सिमम 7 ही मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है, ये तो रही यूनिवर्सिटीज़ की बात। लेकिन अगर आप कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं, क्राइटेरिया वही है, बस नंबर्स में थोड़ा सा फेरबदल है, बाकी सब एक ही चीज़ है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? ग्रेजुएशन में 80% ज़्यादा तो 21 मार्क्स, 80 to 60 के बीच में 19, 55 से 60% के बीच में है तो 16 मार्क्स हैं, और 45 से 55 के बीच में 10% मार्क्स। ये है ग्रेजुएशन का हाल। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80 से ज़्यादा 25, 60 to 80 23, 55 से लेकर 60% जनरल कैटेगरी में 20 मार्क्स होंगे, लेकिन 50% से लेकर 60% के बीच में इन केस ऑफ SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, PWD 20 मार्क्स मिलेगा, वहाँ पर 50% तक है। ठीक है, एमफिल अगर आपका है तो एमफिल के आपको मिलेंगे, अगर आपके 60% से ऊपर है 7 मार्क्स, और 55 से कम 60 से सिर्फ 55 और 60 के बीच में तो 5 मार्क्स। पीएचडी आपकी है 25 मार्क्स, एमफिल पीएचडी दोनों है तो 25 मार्क्स ही मिलेंगे, एमफिल और पीएचडी आपके अगर दोनों हैं तो। नेट विद जेआरएफ है तो यहाँ आपका स्कोर बढ़ जाएगा 10। यूनिवर्सिटी में इसका 7 मिलता है, यहाँ पर 10 है। सिर्फ नेट है तो 8, नेट सेट है और स्लेट और सेट है 5। ये तीनों है, सॉरी इसमें ये नेट विद जेआरएफ, नेट सेट तीनों है, तो इसका मतलब है आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा रिसर्च पब्लिकेशन का, यहाँ पर रिसर्च पब्लिकेशन के मैक्सिमम 3 रिसर्च पब्लिकेशन के आपको मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम 3 रिसर्च पब्लिकेशन के। इसका मतलब है 3 दूना 6 मार्क्स यहाँ पर मिल गए। और जो टीचिंग एक्सपीरियंस है और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है उसका 5 ईयर का एक्सपीरियंस, तो 10 मार्क्स। ठीक है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल का अवार्ड है 3 मार्क्स, स्टेट लेवल का अवार्ड है 2 मार्क्स, दोनों हैं मैक्सिमम 3 मार्क्स। ठीक, इस तरह से भी अगर आप यहाँ पर इन सभी को ऐड करेंगे तो आपकी प्रोफाइल डेफिनेटली, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी बनने वाली है। और अगर आपके स्टेट में, जैसा उत्तराखंड में भी होता है कि इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का पद मिलता है, इस तरह से आप अपने प्रोफाइल पर ग्रेजुएशन से ही फोकस करना शुरू कर देंगे, डेफिनेटली आपको कभी भी इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उम्मीद है आपको आपका टारगेट जितना जल्दी पता लग जाए, जैसा कि पता लग गया है तो बहुत अच्छा रहेगा। जितना जल्दी आपको पता लग जाता है कि मुझे इस चीज़ के लिए यहाँ से पॉइंट गेन करने हैं, ग्रेजुएशन के मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स, टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च पेपर, पीएचडी, नेट जेआरएफ, है ना, तो जितना जल्दी जानकारी मिल जाए उतना अच्छा है। और इस जानकारी को जो आपको मिल चुकी है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। हर एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए ग्रेजुएशन से ही कि उसे इस दिशा में काम करना है। ये आपके टारगेट्स हैं आपके सामने, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी है, नेट जेआरएफ है, इतने सारे चीज़ें हैं जिनसे आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं।
ठीक है, तो मिलेंगे आप सभी से इसी तरह की बहुत बेहतर, बहुत बेस्ट क्लास में, जिसमें आपको और भी बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती रहेगी कि आप किस तरह से जल्द अपना जो ड्रीम है उसको पूरा कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।